हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सबसे पहले डेरिवेशन के बारे में। और आज का हमारा डेरिवेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ये मुझे आज फाइंड करना है। तो सीधे शुरू करते हैं आज के हम इस क्लास को। देखिए, मुझे निकालना क्या है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। किसके कारण निकालना है? तो किसी बिंदु आवेश के कारण निकालना है। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, फिर आपको परिभाषा के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से समझा देंगे और बिल्कुल ईजी होगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए, कोई भी डाउट्स आपके नहीं बचेंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये मानते हैं कि हम यहाँ पर एक पॉइंट O लेते हैं और यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रख ले रहे हैं और यहाँ से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम A दे देंगे। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम A। इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु होंगे जिसका एक का नाम होगा B और एक यहाँ कहीं पॉइंट मान लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं C। इतने हमने पॉइंट मान लिए हैं। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे अभी बता देते। देखो, ये जो पॉइंट A है ये O से R दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है R, स्मॉल r। और जो O से ये B, ये वाला B वाला पॉइंट है, ये हम मानेंगे x दूरी पर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x है। इतनी दूरी ये हमने मान रखी है। अब आपको ये समझना है कि मुझे निकालना क्या है, इस प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित जो बिंदु A है, यहाँ पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। अब आपको वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़नी होगी। वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ो और अच्छे से समझना। देखो, अगर हम ये आपको ऐसे समझा दें कि ये मेरे पास एक ये वैद्युत क्षेत्र है, ये मेरे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा मुझे बनाना है वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव क्या होता है? किसी धन परीक्षण आवेश को, जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अगर ये मैंने वैद्युत क्षेत्र बनाया कि अगर इसके अंदर है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक, चाहे यहाँ तक लाओ, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ, आपकी मर्जी, किसी एक बिंदु तक लाओ। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, इसको यहाँ तक अगर हम ला रहे हैं तो यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो इस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु तक ला रहे हो वहाँ में किया गया कार्य, वहाँ तक लाने में, इस आवेश को लाने में किया गया कार्य, और जो आवेश ला रहे हो धन परीक्षण आवेश, इसके अनुपात को, किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हो वैद्युत विभव उस बिंदु पर। जैसे कि A पर है तो A पर विभव होगा VA W/Q0। VA जो W है वो कहाँ तक लाने में किया गया कार्य है? कुल A तक। तो आपको फिर से एक बार परिभाषा समझ लेनी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को या निष्पत्ति को, इसे को क्या कहते हैं? निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो आपको एक बात क्लियर ये हो जानी चाहिए कि जो भी हम कार्य करेंगे, जैसे मुझे A पॉइंट पर विभव निकालना है, हमारी मर्जी कि हम A पॉइंट पर विभव निकाल रहे हैं, तो जो Q0 को लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? अनंत से। और कहाँ तक लाएंगे? पॉइंट A तक। और तब जितना कार्य करना होगा, अनंत से A तक लाने में जितना कार्य करना होगा, वही पॉइंट A का विभव कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि मेरी मर्जी ये है कि हम प्लस Q आवेश जो बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर जो बिंदु A स्थित है, यहाँ पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करनी है, यहाँ तक। तो आपके दिमाग में एक बात तो आ गई होगी कि जो Q0 है उसको अनंत से कहाँ तक लाएंगे? बिंदु A तक। यहाँ तक जितने लाने में, यहाँ तक जितना कार्य करना होगा, उस कार्य के बटे में अगर हम Q0 को रख देंगे तो क्या निकल आएगा? इस पॉइंट पर विभव। तो बात क्लियर हो गई। तो अब हम सीधे, देखो, आपको ये समझना है, पहले आपको ये समझना है कि अनंत पर तो है आवेश, जो परीक्षण आवेश है इसको कहीं भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आप सीधे सोचो कि ये Q0 कहाँ पर है? अनंत पर है। अनंत से सीधे A पर लाओगे तो तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना कार्य करना होगा। करना तो सीधे हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या इमेजिन करनी है कि
अभी क्यू नॉट आपको समझने के लिए यहाँ पर है, कहाँ पर, बिंदु बी पर। और हम क्या समझेंगे कि ये क्यू नॉट अनंत पर था तो बी पर हम मान रहे हैं, अभी कहाँ पर, ये बी पर। इमेजिन कर रहे हो, सच में ये कहाँ रखेंगे, अभी समझेंगे, बाद में अनंत में। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो आप, ये क्यू नॉट कहाँ पर रखा है, बी पर। तो हम ये करेंगे कि इस बी को अगर सी तक लाएं, देखो लाना कहा था कि ए को, ए तक अनंत से, लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर ये यहाँ स्थित होता और यहाँ से हम सी तक ही ले जाते हैं, बी से सी तक ही ले जाते, तो कितना कार्य करना होगा, पहले हम ये गणना करेंगे। और अगर हमें ये पता चल जाए इतना यहाँ से यहाँ तक लाने में, इतनी दूर लाने पे कितना कार्य किया जा रहा है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि यहाँ से फिर यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि अनंत से सीधे यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हम पहले ये समझेंगे कि ये क्यू नॉट कहाँ स्थित है, बी पर। सारी बातें खत्म, ये क्यू नॉट कहाँ पर स्थित है, बी पर, बस आपको यही याद रखना है। तो हम लिखने का तरीका क्या है कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करनी है, बस इतनी बात। आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। अब सुनो, और ये सारे काम करना डेरिवेशन हल करने के लिए। तो अब हम ये कर रहे हैं कि ये सोचो कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु बी पर क्यू नॉट स्थित है। अगर आपसे ये कहे ये भी प्लस है और क्यू नॉट तो रखे हो, तो ये धन परीक्षण आवेश ही मानते हैं। तो इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा किधर की ओर होगी, तो पहले आपको आवेशों के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण समझने होंगे। देखो जो सेम तरह के आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस सेम हो गए, माइनस और माइनस सेम हो गए, तो जो सेम तरह के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये हुआ कि वो दूर भेजते हैं एक दूसरे को। तो एक बात ये समझ में आती है कि ये धन आवेश इसको दूर की ओर धक्का दे रहा होगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये है एक ये वस्तु है, ये इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है, तो बल इधर की ओर तो लग रहा है, तो बाहर की ओर लगेगा, इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर। तो इस बल की दिशा भी दिखा देते हैं, ये रही बल F की दिशा, ये है F की दिशा। अब आपसे हम ये कहें कि अगर ये बिंदु B पर स्थित क्यू नॉट स्थित है, तो क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ये जो B पर स्थित क्यू नॉट, इस पर कोई बल नहीं लगेगा? तो आप बोलोगे कि लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि आप ये क्यू है, एक ये भी क्यू है, और कम से कम 2 या 2 से अधिक आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। और कूलाम का नियम क्या कहता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है, कूलाम ने सीधे कहा कि अगर 2 आवेश स्थिर हैं, मतलब स्थिर का मतलब रुके हैं, अगर 2 आवेश रुके तो हर हाल पे उनके मध्य लगने वाला बल होगा। तो हम वो निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे डेरिवेशन के लिए, कि क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। और फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम ये मान लें कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर k भी लिख लेना आप, ठीक है। ये माध्यम के लिए होता है। अगर आप लिखोगे कि ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, तो k यहाँ लिख लिया जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये है कूलाम का नियम, और इससे हम निकालेंगे। तो जो यहाँ के लिए अब हम निकालेंगे वो F बराबर कितना आएगा? देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2, देखो पहला आवेश कौन सा है? Q1 का मतलब पहला आवेश, तो अपने पास कौन सा है? Q, तो Q1 की जगह पे Q आ गया। दूसरा Q2, दूसरा आवेश कौन सा है अपने पास? Q नॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q नॉट, और बटे में R का स्क्वायर। ये जो R का स्क्वायर यहाँ पर है कूलाम के नियम में, वो पहले आवेश और दूसरे आवेश, ये जो पहला आवेश है और ये जो दूसरा आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो मेरे पास पहला आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश यहाँ रखा है, इनके बीच की दूरी ये लिखी है x, ये Q, ये Q नॉट, इनके बीच की दूरी ये x है। तो दूरी की जगह पे मेरे पास कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां से निकालेंगे बल।
बल निकाल चुके। अब निकालेंगे कि अगर हम इस बिंदु बी पर रखे क्यू नॉट को अगर सी तक लेकर आए, मुझे क्या निकालना है, वैद्युत विभव। और विभव क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे ये, ऐसे आप समझ लो, ये तो मैंने समझा दिया कि जिस बिंदु पर लाओगे वहां कार्य करना होगा वहां तक लाने में। तो अगर हम ये कहें कि मुझे निकालना है V, तो आपको ये बताया ये परीक्षण आवेश है, इसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती है, बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं। तो निकालोगे क्या, W। तो हम पहले ये निकालेंगे, फिजिक्स कहती है पहले छोटे के लिए समझना, आप जब थोड़ा सा निकालना सीख जाओ तो फिर बड़ा सा काम कर लेना। तो हम पहले ये लिखेंगे कि B से C तक लाने पर कितना कार्य करना होगा। तो अब मुझे B से C तक लाने में कार्य करने के लिए कुछ दूरी भी तो चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी लेकर आ रहे हो। तो दूरी अगर हम यहाँ से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो ये टोटल दूरी O से B तक की दूरी कितनी, x है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x का बहुत छोटा भाग होगा कि नहीं, x तो बहुत बड़ी हो गई। ये B से C बहुत ही छोटी दूरी, मैंने क्या माना कि और भी छोटी है ये, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, dx, x का बहुत ही छोटा भाग जिसे हम d लगाकर छोटा समझ सकते हैं। अब लिखेंगे हम कि Q नॉट को बिंदु B से बिंदु C तक बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। जी, कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि B से C तक ले जाएं तो ये बल F के विरुद्ध, ये जो मैंने लिखा है इसकी बात समझ लेना, ये Q है, Q नॉट को दूर की ओर बाहर की ओर धक्का दे रहा है, और आप लाना किधर की ओर चाह रहे हो, इधर की ओर। बल किधर की ओर कर रहा है, उधर की ओर। लाना किधर चाह रहे हो, इधर की ओर, तो विपरीत हो गया ना। तो वही मैंने लिखा कि विरुद्ध, मतलब बल उधर की ओर कार्य कर रहा है, तुम इधर की ओर ला रहे हो तो इसके विरुद्ध हो गया। तो मैंने वही लिखा है कि Q नॉट को बिंदु B से, कहाँ से, यहाँ है बिंदु B से बिंदु C तक बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। अब अगर आपसे हम ये कहें, आराम से समझना कि ये दूरी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, यहाँ लिख भी सकते हैं अति सूक्ष्म दूरी, अति सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य। Q नॉट को बिंदु B से बिंदु C तक बल F के विरुद्ध अति सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य। तो अब ये दूरी अगर छोटी है, देखो यहाँ से अनंत से यहाँ तक लाओगे तो माना बहुत कार्य करना होगा, लेकिन इस x के हिसाब से भी अगर इसको देखो तो ये तो बहुत ही छोटी है, तो अनंत से यहाँ तक लाने के हिसाब से ये तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी कि नहीं। तो हम ये, अगर ये बहुत ही छोटे होगा तो कार्य भी कैसा करना होगा, छोटा सा। तो बस आपको ये समझ लेना है, कार्य लिखेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, पहले आप ये लिखो, कार्य होता है बल गुणे दूरी, ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ऐसे लिख लो, या वैसे भी लिख सकते हो, बल गुणे दूरी। ये हो गया फार्मूला। अब वैल्यू आपको रखनी है कि क्या बनेगा। देखो कार्य को dw लिखेंगे, फिजिक्स में d लगाने का मतलब छोटा सा कार्य हो जाता है। बल कितना है, F होता है, और बल की दिशा में विस्थापन, समझना ये जो विस्थापन होता है मतलब कितना वस्तु अपनी जगह से कितना इधर की ओर दूर की ओर ले गए, उधर की ओर या इधर की ओर, इससे मतलब नहीं, बस कितना ले गए उसी को क्या कहते हो, विस्थापन, कि अपनी जगह से कितना विस्थापित हुए, पहले अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हो। तो B से कहाँ तक ले गए, C तक, तो ये विस्थापन कहलाएगा। लेकिन इसको सही से पढ़ो तो कह रहा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होगा तो ये सारी चीजें प्लस में ली जाएंगी। जबकि आपने दूरी क्या देखा है, विपरीत ले रहे हो, तो जब विपरीत लेंगे तो जो बल की विपरीत आए हो, बल कैसी राशि, सदिश, और आप बल की विपरीत दिशा में आए तो दूरी को कैसे ले लेंगे, विस्थापन को, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से बल F हो गया, और जो दूरी है उसको माइनस का dx लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहता है बल की दिशा में विस्थापन लेना है, और आप तो उल्टा आ रहे हो, जब उल्टा आना है तो सदिश का चिन्ह के हिसाब से या माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये dw बराबर, ये F की वैल्यू रखो समीकरण 1 से, यहां से रखेंगे तो क्या बन के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है, Q नॉट बटे में x का स्क्वायर
और कोष्टक में कितना रहेगा माइनस का dx। ये बात भी क्लियर हो गई होगी क्योंकि ये f है, ये f की टोटल वैल्यू मैंने ये रख दी, dx है कोष्टक में, ये मैंने लिख दिया। इसको समीकरण बनाते हैं हम दूसरा। यहां से एक बात और सरल हुई, वो क्या हो गई कि मुझे ये पता चल गया कि अगर Q नॉट को बिंदु B से C तक लाते हैं तो मात्र मुझे इतना कार्य करना होगा। ये dw कहाँ से है, B जो Q नॉट है B से C तक बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य इतना निकला है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता चल गया। फिजिक्स से जैसे कहते पहले छोटे के लिए निकालना, तो मैंने छोटे के लिए निकाल लिया। आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये क्या आया है, हम क्या समझे कि कितना निकाला। आपको बस ये निकाल लिया, समझ जाओ कि मैंने निकाल लिया। अब आप सीधे सोचोगे कि अगर ये Q नॉट अनंत पर होता, कहाँ पर, अनंत पर, और अनंत से सीधे हम बिंदु A तक लाने पे कितना कार्य करना होगा। तो ये सोचो, इस तरह के जो ये dx ये छोटे छोटे दूरी मिला दो अगर अनंत से यहाँ तक, तो बहुत सी जब पूरी दूरी मिला दोगे तब यहाँ तक आ जाओगे कि नहीं आसानी से। तो हम क्या मतलब आप ये समझे कि जो छोटा छोटा कार्य हो रहा ना, ये पूरा कार्य मिल जाएगा कहाँ से, अनंत से A तक। आपने क्या पढ़ा था कि Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया जाए संपूर्ण कार्य, उसको उसके बटे में Q नॉट जो परीक्षण आवेश रख दो तो वो क्या निकलेगा V। तो इसका मतलब ये dw तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता चला, जबकि लाना कहाँ है सच में, अनंत से उस बिंदु तक जहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। अगर मुझे A तक निकालना है तो अनंत से A तक लाना है। तो अब हम सीधे लिखेंगे कि अतः Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ये किया गया कार्य कैसे निकालोगे, जो ये समीकरण आया है इसी का हम समाकलन करेंगे, लेकिन सीमा लगाकर। सीमा क्या है आपको समझ में आ जाएगी, अभी बताते। इसको दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगाना है सबसे पहले आपको। तो ये मैंने इधर समाकलन का चिन्ह लगा दिया और क्या लिख दिया इधर dw। तो ये क्या आ जाएगा dw बराबर का चिन्ह है, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और इधर जो कुछ भी लिखा है वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे में x का स्क्वायर माइनस का dx। अब सीमा की बात करते हैं। सीमा क्या है, ये जो कार्य प्राप्त करना चाह रहे हो ये कहां से कहां तक प्राप्त करना चाह रहे हो। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, जो आंसर है कि हम Q नॉट को अनंत से ला करके इस Q से R दूरी तक लाना चाह रहे हैं। इस प्लस Q आवेश से Q नॉट को जो अनंत पर रखा है, इस Q से Q नॉट जो अनंत पर रखा है उसको इस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु A तक ला रहे हैं। तो मतलब ये साधारण सी बात है, अनंत से कहां तक ला रहे हो, R दूरी पर, अनंत से R दूरी पर ला रहे हो। तो जो अनंत है उसको हम नीचे दिखा देंगे यहां पर, और जो R दूरी पर ला रहे हो उसको यहां पर। ठीक वही ये लिमिट इधर भी लिख देंगे, अनंत से R तक। ये है, इसको कहते हो सीमा, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ये बात आपको समझ में आ गई कि मुझे कार्य तो प्राप्त करना है, लेकिन कहां से कहां तक का। तो परिभाषा के अनुसार अनंत से उस बिंदु तक जहां पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है, तो मुझे A पर निकालना है, तो अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से R दूरी पर लाना है मुझे, ये लिख दिया। अब देखो इसको हल करना बाकी है सिर्फ। अगर मैं dw देखूं तो टोटल मिलाकर क्या निकल आएगा, कुल कार्य, इसे क्या कहेंगे W। इसके अंदर की बात करते हैं। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया मैंने, और इसमें फिर से आपको समझा देते हैं कि इस समाकलन वाले चिन्ह के अंदर वो अक्षर रहते हैं जिस अक्षर के पहले ये D लगा होता है। इस समाकलन के चिन्ह के अंदर वो अक्षर बने रहते हैं जिसके आगे, जिस अक्षर के पहले ये D लगा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो तो ये जो D लगा है, ये वाला D, तो ये अगर हम देखें तो ये x के पहले लगा है। किसके पहले, x के पहले। तो x वाले ही सारे टर्म्स यहाँ रुकेंगे, बाकी सभी बाहर आ जाएंगे इस चिन्ह के। तो आपके हिसाब से अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q नॉट, इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं, Q नॉट, और बटे में Q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर हुआ। तो अंदर अब क्या बचा होगा, समाकलन का चिन्ह ये और ये।
इसमें ये टोटल कार कितना मुझे पता चल जाएगा W। इसमें ये सीमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इधर अब क्या बचा होगा, ये 1/x² और क्या बचा है माइनस का dx। ये लो इतनी चीज़ें बच गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, W बराबर ये क्या आ गया Q0 बटे में 4πε0 के ये अनंत से r। इस चिन्ह को अगर हम माइनस यहाँ पहले ले लें, भाई गुणे पे ही तो है, एक के गुणे पे तो माइनस चिन्ह ले लेंगे हम लोग आगे, और ये x² प्लस की है पावर नीचे, ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो x की पावर -2 हो जाएंगे, और इधर क्या बचा होगा dx सिर्फ, क्योंकि माइनस चिन्ह मैंने पहले ले लिया। ये माइनस कब आया, जो चीज़ें नीचे बायोलॉजी वाले हो तो आप और भी अच्छे समझना कि जो चीज़ें यहाँ नीचे जितनी घातें होंगी, अगर उस चीज़ को ऊपर लेकर जा रहे हो तो उसकी घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का, और जो आगे dx है वो dx, ये वाला माइनस यहाँ पहुँच गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम फिर इसके बाद बढ़ते हैं, देखो इधर लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो ये W बराबर कितना आने वाला है, W बराबर ये Q0 और बटे में 4πε0 के बाहर। ये इसके लिए आपको फार्मूला पढ़ना होगा, बस एक फार्मूला पढ़ना है जो कि आप फर्स्ट ईयर पे भी पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो फर्स्ट ईयर में है जो हमारा जो मैथमेटिक्स फिजिक्स है उसमें है ये चैप्टर कि थोड़ा सा कैसे अवकलन पढ़ना है, आपको समाकलन, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, वो आराम से दिया गया है एक चैप्टर बनाकर, उसी पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कि अगर मेरे पास समाकलन का चिन्ह है और ये x की पावर n dx मिल जाए, x की पावर n dx ऐसे मिल जाए, तो जिसका फार्मूला होगा वो होगा x की पावर n+1 बटे में n+1। ये होता है इसका फार्मूला। अगर मेरे पास x की पावर n+1 dx मिले, n dx, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1। इसको अपनी भाषा से में समझो, अगर x की पावर n मतलब x की कोई घात है और आगे dx लिखा है तो क्या होगा, x लिखना है यही वाला, जो n है उसमें एक जोड़ देना है, बटे की लाइन लिखनी है और फिर n में से फिर एक जोड़ देना है, ये हो जाएगा फार्मूला। तो क्या अब आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ये x की पावर -2 लिखा है तो ये x हो गया और ये पावर -2 हो गई, n इसे पढ़ सकते हो, तो ये x की पावर n बना, उसी फार्मूले से यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये कोष्टक बना लेते हैं, ये माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को पहले लगा देते हैं। अब इसको तोड़ो तो क्या बनेगा, इस फार्मूले के हिसाब से x लिखेंगे, जो n है उसमें एक जोड़ेंगे, तो n कितना है अपने पास -2, तो -2 में से एक हम जोड़ देंगे, बटे में n+1, तो n की वैल्यू कितनी है, घात -2 और एक ये जोड़ देंगे। और ये जो चीज़ें लिखी हैं लिमिट नीचे वाली और ये ऊपर वाली, तो इनको यहाँ पर हम लगा देंगे। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो W बराबर Q0 बटे में 4πε0 के, यहाँ पर हल करते हैं इसको थोड़ा सा। ये माइनस है, ये x की पावर आपको समझना होगा कि ये माइनस के दो हैं, ये प्लस का एक, तो 2 और ये माइनस और ये प्लस आपस में घट जाएंगे, तो 2 में से जब एक घटा दोगे तो 1 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या के पहले माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा। घटाया कैसे जाता है, सदैव बड़ी में से छोटी को, तो आप चिन्ह बिल्कुल भूल जाओ, बस 1 + 1 माइनस तो घटेंगे ये पता है, तो 2 में से 1 घटा दो, सीधे बड़ी में से छोटी घटा दो, और बड़ी के पहले कौन सा चिन्ह माइनस, तो चिन्ह पास लगा देना माइनस। ठीक वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो ये भी, ये 1 प्लस का है, ये 2 माइनस के हैं, ये भी आपस में घट जाएंगे, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या पहले 2 है तो 2 के पहले माइनस चिन्ह, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और ये रहा अनंत से लेकर r। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से W बराबर जो निकलेगा वो Q0 बटे में 4πε0 के, और क्या बचेगा, इसको फिर से समझना, ये एक सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर x की पावर 2 को +2 थी ऊपर ले गए थे तो -2 हो गई थी, क्या हम अगर जो -2 है उसको नीचे लाएं तो x की पावर +1 नहीं हो जाएगी, तो हो जाएगी, तो क्या होगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे x की पावर ये -1 है तो क्या हो जाएगी, +1, और जो सीमा है वो लगा दो, ये लिमिट अपनी जगह पे है, अनंत से r।
ये फिर से आप एक बात समझ लो, ये एक कहाँ से आया, अगर आपके दिमाग में ना आ रहा हो तो कोई भी दुनिया की संख्या हो इसके गुणे में एक मान लो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरे पास 5 लिखा है तो इसका मतलब अभी क्या है 5, अगर मैं इसके गुणे में 1 लिख दूं तब भी उत्तर कितना आएगा 5 1 5। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, 1 लिखने पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको 1 ऊपर बचेगा, ये पावर नीचे आएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। अब ये 1 इसके गुणे में होगा तो इतना ही तो रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये 1 पावर लिखी नहीं जाती, ये मैंने लिख के आप समझा दिया, लेकिन अब ये पावर आप हटा दोगे, ठीक है, ये पहले ही हटा दोगे, मैंने समझाने के लिए ऐसे लगा दिया था। अब यहाँ पर इस बात को समझो, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा है x और इसकी पावर ये मान लो 3 है और ये लिखा है 5, ये कोई लोअर लिमिट हो जाए, ये कोई अपर लिमिट हो जाए, तो आपको कैसे हल करना है इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर लिखा है उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट लिखा जाए, रखा जाए, जो चर हैं चर, जैसे कि जो फलन है, यहाँ पर फलन कैसे पहचानोगे, जिस अक्षर के पहले डी लगा होगा, जिस अक्षर के पहले डी लगा होगा तो उस अक्षर वाले सभी पद फलन कहलाते हैं। जैसे यहाँ x के पहले डी लगा है तो x के सभी पद फलन कहलाएंगे, तो ये फलन ही तो है। तो जैसे ये फलन है तो फलन वाले पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये पहले x की जगह में कितना रखना होगा 5, फिर माइनस का चिन्ह लगाना होगा, फिर लोअर लिमिट लिख देना है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3, तो 5 में से 3 घटा देंगे 2। ये हल करने का तरीका है, बस आपको ये समझना है, पहले अपर लिमिट इसकी जगह में रखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, लोअर लिमिट रखना है, बस वही एक काम यहाँ हम कर देंगे। तो W बराबर क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो x नीचे ऊपर 1 है तो ऊपर आपको 1 लिखना ही होगा बटे की लाइन, x की जगह में पहले क्या रखना है r, तो ये मैंने रखा r, फिर क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह, जब अपर लिमिट हो चुकी है तो अब फिर ये रखेंगे इसी की जगह पे, तो 1 तो ऊपर रहेगा बटे में x की जगह में कितना रखना है अनंत, ये हो गया। तो W बराबर कितना आएगा, ये क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना लिख दिया। अब देखो 1 बटे अनंत की वैल्यू कितनी होती है आपको खूब पता है 0। अगर हल करना भी चाहते हो तो कैसे लिखोगे, 1 तो है ये ऊपर और अनंत का मतलब होता है 1 बटे 0, अनंत का मतलब क्या होता है 1 बटे 0। तो अगर मैं इस 1 ये रहा और बटे की लाइन हो गई, इसकी जगह पे 1 बटे 0 रख दूं मान, तो ये 0 सबसे ऊपर चला जाएगा, 0 गुणा 1 में करो तो 0, बटे में कितना रहा 1, अब भाग करोगे तो 0। अगर किसी संख्या से 0 में भाग कर रहे हो तो उत्तर कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये 1 बटे अनंत का वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, तो सीधे इसका मान 0 हो गया, तो बचा क्या 1/r, तो सीधे हम लिख देते हैं 1/r। इसको जरा सा अच्छा बना दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक साथ कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर से इधर से क्यू नॉट बटे में r एक साथ कर देंगे, क्यू नॉट बटे में r। ये मेरे पास W का मान पता चला, ये रहा समीकरण नंबर 3। ये आपने क्या पता कर लिया कि अगर इस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लेकर आए तो मुझे कुल जितना कार्य करना होगा वो इतना कार्य करना होगा। अब ये आसानी से मुझे कार्य पता चल गया। परिभाषा के अनुसार क्या काम था, विभव निकालने के लिए जो कार्य अनंत से जिस बिंदु तक लाने में कर रहे हो, जहां पर विभव निकाला वहां तक लाने में कुल कार्य निकाल लो, उसके बटे में जो क्यू नॉट है उसको रख दो तो विभव का मान निकलेगा। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि बिंदु A पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा W बटे Q, V बराबर W बटे Q नॉट, W बटे Q नॉट। W बटे Q नॉट क्यों हुआ, क्योंकि इस बिंदु A पर Q नॉट को लाया जा रहा है और Q नॉट को लाने में कितना कार्य किया जा रहा है W, और W जितना कार्य किया जाए उसके बटे में उस जिस आवेश को ला रहे हो धन परिचल आवेश को उसको रख दो, तो जो W बटे Q नॉट का अनुपात आएगा वही क्या कहलाता है विभव। अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई करो तो थोड़ा इससे ये हम कर सकते हैं इसको कि 1 बटे Q नॉट हम ऐसे लिख सकते हैं और गुणे में ये हम W लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ऐसा अगर आप समझ गए तो कभी 1 भी % की दिक्कत नहीं होगी, पूरा डेरिवेशन आपको आसानी से समझ में आएगा। आप लाख बायोलॉजी से हो फिर भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज वैसे हम ऐसे कर तो देंगे लेकिन आपको शायद हो जाए कि परेशानी आ जाए, तो वैसे नहीं होगा। 100% की गारंटी, अगर इतना समझ गए तो सब काम हो जाएगा। और ये भी हम समझाएंगे आपको कैसे होगा कि सुनो,
अगर मेरे पास ये मानते 3/5 है, 3/5, तो हमने ये कहा है कि ऊपर वाले के साथ 1 मान लो और बटे में ये 5 लिख दो और गुणे में 3, ऐसे। तो हम ये देखेंगे कि क्या LHS RHS आपस में बराबर है। अगर बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखो गुणे में क्या होता है, अंश अंश का गुणा होता है हर का। तो देखो अंश का ये अंश के साथ करो तो 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3, बटे में कितना आएगा 5, तो 3/5 ही तो ये भी लिखा है और 3/5 इधर भी है, तो LHS RHS बराबर है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। फिर एक बात और, अगर ये नहीं समझ में आ रही तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जैसे मेरे पास ये 2/5 है, तो क्या हम इस 2 के गुणे में 1 नहीं मान सकते? आप बोलोगे मान सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी भी तो 2 1 के 2 ही तो लिखा है ऊपर। अब फिर से यहाँ सोचो कि 1/5 हम ये ऐसे लिख देते हैं, 1/5 मैंने इधर लिख दिया, गुणे के चिन्ह है और बाहर 2, तो फिर देखो 1/5 1 बटे हर और गुणे पे बाहर वाला ऊपर वाला लिख सकते हैं। ठीक, वैसे मैंने किया W गुणे पे 1 हो सकता है, तो 1/Q0 मैंने बाहर किया और ये W लिख दिया। अब बस आपको क्या करना है, इसको समीकरण मान लेना है चौथा, और क्या करना है, समीकरण 3 से W का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 से W का मान समीकरण 4 में रखने पर, और जैसे ही रखते हो आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। तो V बराबर कितना होगा, ये 1/Q0 बाहर है, ये लो मैंने कर दिया 1/Q0, गुणे का चिन्ह, W की वैल्यू कितनी लिखी, ये पूरी लिखी, तो ये पूरा W को मान लिखोगे, तो 1/4πε0 के Q0 बटे में x का ये क्या है R है सिर्फ, तो ये R। अब आपको क्या लग रहा है, ये Q0 अंश में, ये Q0 हर में कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से V बराबर क्या बचेगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 के 1 ही रहेगा, तो 1/4πε0 के, और इधर से क्या बचा Q और बटे में कितना बचा R, और यही है हमारा फाइनल डेरिवेशन। ये निकल आया हमारा फाइनल डेरिवेशन। बस आपको आराम से समझकर एक एक चीज़ें आप जितना डीप पढ़ सकते हो उतना डीप पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर मेरे समझा देने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप जितना अंदर तक पढ़ोगे बाद में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी जहाँ तक कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ जो एक्चुअली पे होता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैं सीधे नहीं बताता कि बी पर आएगा सी पर कर कितना कार्य करना होगा। मैंने जो कुछ भी करना होता है वो मैं सच में पूरी बातें बताता हूँ। आपको पढ़ना है मेहनत से आप पढ़ो। यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ये निकाल के दिखाता हूँ कि जो V है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो V है R के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा इससे पहले वाले पे जो चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पर जो E आया करता था वो E क्या आया करता था 1/r², r² के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो एक बात ये पता चलती है, ये आ भी चुका है कंपटीशन के एग्जाम में, कि जो V और E ये आपस में R से कैसे संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन देता है कि V 1/r² होता है, E 1/r² होता है, दोनों पे ये दिखाता है, या एक में ये दिखता है और दूसरे पे ये दिखता है, और कभी इन दोनों पे अलग अलग करके बता देता है, मतलब कंफ्यूजन वाले शब्द देता है। तो आपको ऐसा समझना कि जो V है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो E है r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, E r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि देखो R बढ़ाओगे, अगर R बढ़ाओगे तो V का मान घटेगा, इसमें R बढ़ाओगे तो उसके वर्ग के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र घटेगा। इसका मतलब दूरी के हिसाब से विभव कम घटता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा तेज घटती है। ठीक है, तो ये रहे आपके नोट्स, इनको पूरा करो। और ये आपको अगर समझ में आया है, अगर आपको कुछ भी लगे ऐसा कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें मिले हैं आपको जो यूनिक टाइप की, तो आप ऐसा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे।